प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास गिरिडीह झारखंड से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कुंडली अध्ययन में आपको सबसे पहले कुंडली का पंचांग अध्ययन करना चाहिए। बिना पंचांग के ग्रहों को समझने में दिक्कत आती है। जैसे जन्म हुआ व्यक्ति का आषाढ़ माह में, ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं। आषाढ़ माह में जन्मे लोगों में एक बड़ी अद्भुत बात यह भी होती है कि विषम से विषम परिस्थिति को किस तरीके से अपनी तरफ मोड़ना है और कैसे अकेले रहकर जीवन की लड़ाई लड़नी है, सफल होना है, ये इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। ग्रीष्म ऋतु में जातक का जन्म हुआ है, बहुत ध्यान से समझें अगर तो ग्रीष्म ऋतु, ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहकर धन बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और लगभग उसमें उन्हें सफल होते हुए भी देखा जाता है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दिन बुधवार को जन्म हुआ है। बुधवार के वार के अधिपति बुध होते हैं और इस कुंडली के कन्या राशि का निर्माण जन्म कुंडली के लग्न में हुआ है। दशम भाव के भी स्वामी होते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर के बुधदेव और वार के अधिपति होकर के भाग्य भाव में जहां 2 नंबर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, वहां बैठे हैं सूर्य के साथ। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र को मजबूती देते हुए तार्किकता को श्रेष्ठ पद देने वाले और बैंकिंग, फाइनेंस और शेयर बाजार को बहुत गंभीरता से समझने वाला जातक को बना देते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पे वरुण देवता का आधिपत्य होता है, तो जो जातक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं उन्हें कम से कम जल की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओम अद्भ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और अगर हो सके तो कपास के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करनी चाहिए या नवग्रह कवच भी आप धारण कर सकते हैं। शुक्ल योग जन्मा व्यक्ति बुद्धिमान और शाश्वत विषयों पे अध्ययन करने वाला होता है। मतलब उस विषय को अपने जीवन में जगह देना इन्हें अच्छा लगेगा जिसका कोई अर्थ निकले। ये अपनी ऊर्जा का बेवजह क्षरण कहीं भी नहीं करते देखे जाते हैं। उसके बाद शुक्ल योग वणिज गण, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण। क्षत्रिय वर्ण रजस तत्व की प्रधानता, मनुष्य गण जहाँ रजस तत्व भी है, तमस तत्व भी है और सात्विक प्रभावों से युक्त है। मतलब ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, तृष्णा, इन सभी भावों का जहाँ समावेश होता है वो मनुष्य गण के लोग होते हैं। ईर्ष्या भी है, द्वेष भी करते हैं, आलस्य भी करते हैं और कई बार अकेले जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाने में इनको किस विषय का ध्यान रखना है, ये भी इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। कुल मिलाकर के और चंद्रमा कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के बने हैं, तो कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति का मन, व्यक्ति की बुद्धि, चरित्र बल, ज्ञान, गुण और प्रभाव उत्पादक क्षमता, प्रभाव को किस तरीके से और बेहतर बनाना है, समस्याओं को किस तरीके से समेट देना है। और निस्संदेह जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनि, मंगल, राहु, केतु सारे ग्रह केंद्र में हैं और ये बात बिल्कुल ही सत्य है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के केंद्र में शनि, मंगल, राहु, केतु बैठ जाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में प्रगति तो है पर संघर्ष भी उसी के अनुपात में मिलता है। आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे और 3 कदम पीछे आएंगे। ये बात याद रखिए। अगर आपको आमदनी में 200 रुपए की आमदनी होती है आज, तो कल आपको 300 रुपए की व्यय की स्थिति भी देखने को मिल जाती है। कुल मिलाकर के व्यक्ति थोड़ा बहुत निगेटिव भी जाता है या फिर जिम्मेदारी उसे अकेले अपने बल पर ही निभानी पड़ती है। तो जिस तरीके से आपने पंचांग देखा है उसमें यही बात समझ में आ रही है कि कुंडली में संघर्ष भी है और सफलता भी बनी की बनी है। अब आइए मैं इनकी कुंडली में ग्रहों से आपका परिचय करा देता हूं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य आपकी कुंडली में बनते हैं 12वें भाव के स्वामी और जन्म कुंडली में बैठे हैं 9वें भाव में। तो सूर्य का किसी भी तरीके से 9वें भाव से संबंध बुरा नहीं माना जाता है और इसका अर्थ कई बार होता है कि व्यक्ति को उसके, जब चूंकि सूर्य 9वें भाव में बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी। मतलब 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे, और यहाँ वो बुध के साथ बैठे हैं तो 12वें भाव के स्वामी 10वें भाव के स्वामी के साथ या लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं।
तो 12वें भाव के स्वामी का संबंध जब कभी भी लग्नेश या दशमेश से होगा तो दो बातें निकल के आएंगी। एक, व्यक्ति अकेले ही अपनी यात्रा करेगा, और दूसरा कि शारीरिक सुख की कमी कई बार होती है, और तीसरा कि मानसिक व्यय होता है। मतलब ये 3 निगेटिव प्रभाव हो गए। लेकिन अच्छे प्रभाव में व्यक्ति का तर्क अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, धर्म अच्छा है, बड़ों का आदर, पूर्वजों का आशीर्वाद, और इतना ही नहीं, एक बेटर कम्युनिकेशन के साथ व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। दूसरी बात कि बैंकिंग और कला की समझ भी व्यक्ति में उतनी ही उपस्थिति के साथ मजबूती रहती है, मतलब वो भी उपस्थित रहता है। दशम भाव का संबंध 12वें भाव से हुआ है तो धन कमाने के लिए व्यक्ति को दूर जाना पड़ेगा, और शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं तो भाग्य का बल भी मिलेगा क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हैं। जरा ध्यान से देखिए तो 12वें भाव के स्वामी सूर्य और लग्न के स्वामी बुध, इन दोनों का संबंध जब भाग्य भाव से होगा तो व्यक्ति ऋण से मुक्त भी होगा। ऋण मुक्ति का ये कारण भी बनेगा। मतलब इसका अर्थ ये भी होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में जितना भी उसको जिम्मेदारी दी जाए, जितनी भी उसको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उन सबका वो भली भांति पूरा करने वाला, जिम्मेदारियों को निभाने वाला, अपना कर्तव्य भले समझे ना समझे, अधिकार समझे न समझे किसी भी तरीके से, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान हमेशा ही रहता है कि मुझे क्या करना है। तो ये जो चारित्रिक बल आता है वो सूर्य और बुध से ही आता है। कहने का अर्थ मेरा एक ये भी होगा कि अगर लग्न के अधिपति का संबंध भाग्य भाव से हो और भाग्य भाव में सूर्य या गुरु का संबंध बनता हो, तो गुरु का संबंध भाग्य भाव से नहीं है, लेकिन सूर्य का संबंध भाग्य भाव से हो रहा है और लग्न इसके साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धर्म सदैव जुड़ा रहेगा, आध्यात्मिक चिंतन बना रहे, और दानशीलता, परोपकार, ये सभी चीजें व्यक्ति के जीवन में दिख जाती हैं। सूर्य वहां 24 अंश के बैठे हैं, आत्मकारक ग्रह होंगे, मृगशिरा नक्षत्र में बैठकर व्यक्ति के एनर्जी को आगे ले जाने वाला बना रहे हैं। या ये भी बात कही जा सकती है कि यहाँ व्यक्ति के पास जितना भी आत्मविश्वास बना हुआ है वो उसी सूर्य के कारण है। उस सूर्य के ऊपर किसी भी पापग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और ना तो कोई पापग्रह का संबंध बन रहा है। इस वजह से, और उनके ठीक पीछे ही अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं, तो भाग्य भंग योग लगेगा। भाग्य भंग योग जरूर लगेगा क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी अष्टम में बैठ गए, लेकिन भाग्य के कारक देख भी तो रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सहयोग मिलेगा थोड़े संघर्षों के साथ, क्योंकि भाग्य भाव बलवान है सूर्य और बुध के कारण। बस अंतर इतना है कि भाग्य भाव का स्वामी अष्टम में चला गया है और केतु से दृष्ट हो गए। इस वजह से भाग्य का सहयोग धर्म के मामले में, मतलब व्यक्ति के जीवन में धर्म है, धार्मिक कृत्य करने के वक्त करते समय व्यक्ति को कोई भी ऐसा दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, पर जब उसे प्रगति के लिए भाग्य की आवश्यकता होगी तब उसे संघर्षों में देखा जाएगा। क्लियर है। और सूर्य के बाद चंद्रमा, तो लाभ के अधिपति हैं, चतुर्थ में दिग्बली होके बैठे हैं और ग्रहण योग में हैं, मतलब 19 अंश के केतु और 23 अंश के चंद्रमा। तो ये ग्रहण योग बनेगा जिसके कारण सांसारिक सुख, मानसिक शांति, माता का स्वास्थ्य, और घर में जो एक कलह का वातावरण होता है, हमेशा स्वप्न बुरा देखना, बुरे स्वप्नों से प्रभावित हो जाना, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, तो इस तरीके का जो मानसिक अशांति का दौर होगा वो चंद्रमा के कारण होगा। चंद्रमा 23 अंश के बैठे हैं। एक बड़ा अच्छा सिद्धांत यहाँ लागू होगा कुंडली में कि अगर लग्न कुंडली में सूर्य और चंद्रमा ही दोनों महत्वपूर्ण ग्रह बनते हों या आत्मकारक और अमात्य कारक ग्रह बनते हों, तो कुंडली को एक अलग तरीके से प्रोफेशनलिज्म भी देते हैं या एक अलग तरीके का बल भी व्यक्ति के पास आ जाता है। और चूंकि ये प्रकाशक ग्रह होते हैं, इस वजह से इनके बलवान और मजबूत और अंश बल में मजबूती प्राप्त करने के कारण कुंडली अंततोगत्वा विजय श्री को प्राप्त करती है। ये पक्की बात है। मैंने चंद्रमा के बारे में बात की थी, तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ही इस कुंडली के प्रधान ग्रह बन रहे हैं अंशात्मक स्थिति के आधार पर। मंगल कन्या लग्न की कुंडली में अष्टम के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। मंगल देव लग्न में विराजमान हैं और किसके साथ बैठे हैं? शनि के साथ। अब जरा ध्यान से देखिए, तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए छठवें भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी का संबंध किसके साथ हुआ? अष्टम भाव के स्वामी के साथ। विचार करिए कि जब जन्म कुंडली में दो अच्छे भावों के स्वामी एक साथ बैठते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन जब दो बुरे भाव के स्वामी एक साथ बैठ जाते हैं और वो भी लग्न में, तो ये कुंडली में संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करने वाले होते हैं। आधुनिक शिक्षा का प्रणेता, आधुनिक शिक्षा के साथ जीवन को आगे बढ़ाने वाला। और शनि राहु का प्रभाव दशम स्थान पे, अष्टमेश जन्म कुंडली के लग्न में, छठवें भाव के स्वामी लग्न में, अष्टमेश लग्न में। इस वजह से अब कुंडली को प्रायः कई बार ऐसा दोष मिल जाए या ऐसा जीवन में संघर्ष एक
अलग तरीके का मिलने लगता है, जहाँ एकांत में रहना, अविवाहित रह जाना, कई तरीके की समस्याओं से अपने आप को लेकर चलना, लेकिन अंततोगत्वा व्यक्ति अपने साहस, ये मंगल और ये शनि जितना भी पराक्रम का प्रभाव है वो सब बहुत ही अभूतपूर्व रहता है। नवम भाव में सूर्य बुध बलवान, यहाँ चंद्रमा केतु के साथ थोड़े बहुत घर्षण में, और लग्न में शनि मंगल जीवन को उदाहरण बना देते हैं। तो उदाहरण कैसे? तो व्यक्ति के साथ ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए या उसके जीवन में ऐसे ऐसे घटनाक्रम जुड़ जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति समाज में उदाहरण बन जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मंगल देव की बात होगी। मंगल बैठे हैं 11 अंश पे, इमोशनल बना रहे हैं, जबकि बुध देव जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के भाग्य भाव में बैठ करके व्यक्ति को सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्र में प्रभावों को वृद्धि में ले जाने वाले बन रहे हैं। मतलब ये होगा कि अगर लग्न का अधिपति भाग्य में बैठा है सूर्य के साथ तो व्यक्ति भाग्यशाली तो है और तार्किक भी होगा, इसमें भी कोई जरा संदेह नहीं है। बुधदेव वक्री हैं 13 अंश के, 13 अंश 46 कला, और निर्णय लेने में व्यक्ति को दिक्कत महसूस होता है, या जब कभी भी वो कोई अपने बारे में निर्णय लेना चाहता है तब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, कई बार उसे वहां भी जाना पड़ता है। मतलब बुध जब चंद्रमा के नक्षत्र में हो जाएं तो व्यक्ति की बुद्धि बड़ी शार्प होती है और धनवान भी होता है। सुख प्राप्त करने की लालसा उतनी नहीं होती, जितना वो अकेले प्रसन्न रहता है उतना वो समाज में प्रसन्न नहीं रहता। राजसिक सुखों को भोगने वाला होता है, और चारित्रिक बल बड़ा ही उत्तम, क्योंकि तब सूर्य बुध के साथ जब बैठेंगे तो ये एक तरीके से व्यक्ति में धार्मिकता का संचार भी करेंगे। तो बुध वक्री हुए हैं, वक्री बुध, और उनका परिणाम 13 अंश से नीचे जा रहे हैं, इस वजह से अष्टम भाव का भी परिणाम करेंगे। तो सुखद मृत्यु और घर से बाहर मृत्यु का योग लगा देते हैं। बुधदेव के ऊपर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं, सूर्य के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, इस वजह से ये दोनों ही ग्रह अकेले स्वच्छंद और अक्षुण परिणाम करने वाले बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में 7 अंश के बैठे हैं, वक्री वो भी हैं, तो इनका भी प्रभाव लगभग लग्न की तरफ शिफ्ट होगा। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति में धर्म, शास्त्र, आध्यात्म, चिंतन और परिस्थिति को समझने का प्रभाव, कम्युनिकेशन बेटर होता है, कन्विंसिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। तो इन सभी चीज़ों के बल पे व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, जिसमें धर्म सबसे ज़्यादा है और प्रैक्टिकल बिहेवियर भी है, दोनों का समावेश जीवन में देखा जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव स्वाति नक्षत्र में बैठे होने के कारण और राहु से दृष्ट होने के कारण विवाह में दिक्कत होती है। नवांश कुंडली में 12वें भाव में राहु शारीरिक सुख नहीं मिलने देते, और उसके बाद मंगल शनि शत्रु की राशि में, चंद्रमा जन्म कुंडली के 7वें भाव में चले आए, जहां के स्वामी शुक्रदेव राहु केतु के संपर्क में होने के कारण नीच के हैं तो वैवाहिक सुख ना के बराबर या बिल्कुल ही विवाह का सुख ना मिले, क्योंकि सप्तमेश तब नीच का बैठ गया। मंगल बैठ करके विवाह की स्थिति होने की स्थिति में ले जाते हैं, मंगल मांगलिक कृत्य कराते हैं, पर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यहाँ पे जो बुध बैठे हैं वो कौन है? तो रोगेश जन्म कुंडली का एक ऐसा ग्रह बैठ गया है जन्म कुंडली में विवाह होने वाले भाव में, जहां से विवाह का संबंध आता है, वहां पे पराक्रम करके बहुत मेहनत करने के बाद व्यक्ति का विवाह सेट हो, या विवाह का सुख बड़ी मेहनत करने के बाद मिले। शारीरिक सुख यहाँ पे राहुदेव नष्ट कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं। पर अगर करियर को देखते हैं तो सूर्य का लग्न में आना, उसके बाद भाग्येश का लग्न में आना, तो करियर का ओरिएंटेशन ठीक रहता है। केतु करियर में कभी कभी मतभेद देते हैं, गुरु और शनि के साथ राहु का संबंध, कभी कभी गुरु की दशा में, राहु की दशा में और शनि की दशा में करियर को लेकर के व्यक्ति की चिंताएं बढ़ती हैं। जबकि भाग्य भाव में बुध का बैठना, ये व्यक्ति काम करता रहेगा, उसके पास काम रहेगा और वो बैंकिंग से जोड़ करके काम करने वाला भी होता है। देवगुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा हो गई। राहु के नक्षत्र में बैठने के कारण परिणाम विवाह का हो और मेहनत के बाद संपूर्ण परिणाम का हो, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी देवगुरु बृहस्पति देंगे। और तुला राशि में शत्रु की राशि में बैठे हैं, ये तो गनीमत है कि शुक्रदेव की दृष्टि इस भाव पे है, और कम से कम भाग्य भाव के अधिपति के ऊपर गुरु की दृष्टि जारी है। इस वजह से जो मिला है वो इनके आपस में दृष्टि के संबंध के कारण मिले हैं। और अष्टम भाव पे गुरु और शुक्र का, मंगल का भी संबंध है। तो शुक्र, मंगल और गुरु जो कन्या लग्न की कुंडली में सप्तमेश होते हैं, वो शत्रु के घर में अपने से 8वें घर में बैठे, और कन्या लग्न की कुंडली में अष्टमेश होते हैं मंगल, उनकी 8वीं दृष्टि पड़ गई, तो सप्तमेश की दृष्टि अष्टम भाव पे,
मंगल और शुक्र और गुरु सबका संबंध जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगा तो कहीं ना कहीं गर्भ क्षेत्र उदासीन रहता है। मतलब इसका अर्थ होगा कि कई बार व्यक्ति संतति को प्राप्त करने की कोशिश में असफल रहता है। ये भी बात है, कुक्षी गर्भ क्षेत्र की खाली रहती है। तो यह है शुक्र का, गुरु का प्रभाव। शुक्रदेव इस कुंडली में नवम के साथ जो बनते हैं वो बनते हैं द्वितीय भाव के स्वामी। अष्टम में जाने से कई बार व्यक्ति को द्वितीय भाव जो होता है वो पैतृक संबंधी और पैतृक संपत्ति का और लॉन्ग रिलेशनशिप का, लॉन्जिविटी का होता है। तो उसमें कोई भी संबंधी या कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा जो आपको बहुत समय तक आपके साथ खड़ा रहे। बीच बीच में ही लोग गायब होते रहते हैं। आप सबके लिए उपस्थित हैं पर आपके लिए कोई उपस्थित नहीं है। और कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मन मुताबिक काम न मिलना, या कई बार राहु गुरु आदि के ग्रह की दशाओं में, इन सभी ग्रहों में कई बार मन के मुताबिक जगह न मिलना, मन के मुताबिक सेक्टर न मिलना, मन के मुताबिक ब्रांच न मिलना, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। अष्टम भाव के शुक्र बैठे हैं तो अपने से ही संपत्ति खड़ी करनी पड़ती है, कहीं से कुछ मिलता नहीं है। शनिदेव इस कुंडली के पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, यह अच्छी बात है। और पंचम भाव के अधिपति अगर लग्न से संबंध बना लेते हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान और बुद्धिशाली होता है, विवेकी भी होता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इस कुंडली में समस्या है यहाँ पे चंद्रमा और केतु का बैठना। दशमांशा चक्र में 12वें भाव में मंगल बैठे हैं अष्टमेश होकर के, ये कई बार काम बिगाड़ रहे हैं। यहाँ पे स्वग्रही हैं, इस वजह से विवाह करने का मन हो, लेकिन द्वितीय भाव में बुध और 12वें भाव में राहु होने के बावजूद कई बार होने ना दें या ऐसी स्थिति बना देते। कुल मिलाकर के इस कुंडली में जो गड़बड़ी हुई है वो शनि मंगल राहु केतु के केंद्र में होने के कारण। मैं ये बात 1000% गारंटी से कहता हूँ कि चाहे जिस भी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में शनि मंगल राहु केतु होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन का संघर्ष समाप्त होते ही नहीं है या होने का नाम नहीं लेते। अगर केंद्र में शुभ ग्रह की भरमार है, केंद्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो व्यक्ति का चरित्र चिंतन अच्छा रहे, ज्ञान बल बुद्धि अच्छा रहे, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं नहीं होती हैं। लेकिन अगर शनि मंगल राहु केतु बैठ गए, केंद्र पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब तो भाई जीवन इसी के साथ निकालना पड़ता है। नक्षत्र में पूर्वाषाढ़ा में दान करना सही रहेगा। हस्त, मृगशिरा, भरणी और उसके बाद रेवती, ये नक्षत्र सामान्यतः ठीक ठाक हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो ये नक्षत्र की बात रही। कुंडली को अभी वर्तमान में बहुत सजग, सावधान, सतर्क और बेहतर परफॉर्मेंस देने का दबाव रहेगा, क्योंकि वर्तमान में राहु की दशा है, अंतिम चरण की दशा है, और राहु को किसी भी तरीके से किसी भी अच्छे ग्रह का बिल्कुल भी बल नहीं मिल रहा। ये तो बहुत सिद्ध बात है कि यहाँ सूर्य बुध बैठे हैं, इस वजह से राहु थोड़े अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दशम स्थान के राहु वैसे खराब नहीं होते हैं, परंतु इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में वक्री हो रहे हैं, और वक्री बुध कई बार अस्त जब हो जाते हैं तो वो अपने साथ बैठे ग्रह को भी, अपने आगे बैठे ग्रह को भी और अपने पीछे बैठे ग्रह को भी परेशानी में डाल देते हैं। यही हालत यहाँ आपकी कुंडली के बुध के साथ हो रहा है कि बुध वक्री भी हैं, अस्त भी हैं। इस वजह से वो शुक्र को भी प्रभावित कर रहे हैं और राहु को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो जो करियर में लाभ मिला या करियर में जो ऊंचाई प्राप्त हुई उसमें राहु का ही योगदान था। लेकिन चूंकि राहु जब अंतिम दशा काल में जाने लगते हैं, अपने चरण में, तीसरे चरण में जाने लगते हैं, तो कई बार वो जो आरंभ में अपनी दशा में देते हैं वो अंतिम में जाते जाते ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस वजह से हमें अभी अपने व्यय पर भी सावधान रहना है और अपनी डिप्लोमेसी बहुत ही सावधानी के साथ करनी है समाज के साथ। गुरु की दशा में वैसे सामान्यतया थोड़ा बहुत मानसिक दबाव कम होगा, और वैसे विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर मैं बात कह दूं तो गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में स्वास्थ्य के मामले में लगभग ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में गुरु में राहु का अंतर स्वास्थ्य को कष्ट दे सकता है। बाकी भवन भूमि वाहन के मामले में गुरु की दशा अच्छी रहेगी, गाड़ी वगैरह खरीदना हो, घर खरीदना हो तो अच्छा रहेगा। या गुरु की दशा में कोर्ट केस कचहरी के मामले या जितने भी प्रभाव परेशान करते हैं वो सब लगभग ठीक हो जाएंगे। इस कुंडली में 12वें भाव के स्वामी के ऊपर किसी भी पापग्रह का कोई असर नहीं है, इस वजह से जेल वगैरह की यात्रा का कोई योग नहीं बनता है, और व्यक्ति को राहु की दशा तक आर्थिक नुकसान का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इस कुंडली में संतान का सुख लगभग कमजोर या ना के बराबर दिखाई दे रहा है। भाग्य भाव में भाग्य जो है वो आपको आपके साथ व्यापारिक संबंध बना रहा है, मतलब आप जितनी मेहनत करेंगे या जैसा आप कर्म करेंगे वैसे के आधार पर आपकी कुंडली में भाग्य है, मतलब भाग्य नॉर्मल है, ठीक ठाक है।
पर एक बात जरूर है कि गुरु और गुरु की दशा में सूर्य का अंतर या शनि का अंतर धनदायक जरूर होगा, और लगभग अभी हमें मन मुताबिक परिणाम प्राप्त करने में 2025 के दिसंबर के बाद मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होने के आसार बनेंगे। चतुर्थी का व्रत किया जा सकता है, मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है, अपने आप को गुरु मंत्र से युक्त करें, गुरु दीक्षा लें, तीर्थ का दर्शन करें, समुद्र का दर्शन करें, और साथ ही साथ अगर हो सके तो अपने आप को नवग्रह कवच से युक्त करें। क्लियर है? दिन इस कुंडली के लिए शनिवार और बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। रंग इस कुंडली के लिए पीला, गेरुआ और लाल अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ चांदी का रंग भी अच्छा रहेगा। भाग्य भाव बलवान है, गुरु तुला राशि में है, इस वजह से संबंध जो है या वाणी जो है वो थोड़ी कड़वी है, हमें उसको ठीक और संतुलित रखने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते। कुछ पूछना होगा, मैं हमेशा हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।